हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर्स। स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट। इससे पहले हम लास्ट लेक्चर के क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि लिंक बना रहे। क्या बोला था लास्ट लेक्चर में? एंटीकोगुलेंट क्या है? एक मेडिकेशन या सब्सटेंस होता है जो ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है। बेसिकली क्या करता है, ब्लड के नेचुरल क्लॉटिंग प्रोसेस को एंटीकोगुलेंट इंटरफेयर करेगा ताकि ब्लड वेसल में क्लॉट कम बने। अगर ब्लड वेसल में ज़्यादा क्लॉट बन जाता है तो क्या होता है, ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाता है और इचीमियल स्ट्रोक जैसा बीमारी होने के चांसेस होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या देखा, वारफेरिन। वारफेरिन क्या होता है, इनहिबिट करता है विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर को। तो एंटीकोगुलेंट नेचुरल क्लॉटिंग प्रोसेस को कैसे इफेक्ट करेगा? इंज्यूर्ड ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट टू रिड्यूस द ब्लड फ्लो। तो ब्लड वेसल जब इंज्यूर्ड होगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल पतला हो जाएगा और तुरंत क्या होगा, प्लेटलेट्स उस डैमेज साइड पे जाके चिपक जाएगा और एक टेम्पोररी प्लग बनाएगा। बाद में स्टार्ट होगा कैस्केड, यानी कि एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा क्लॉटिंग फैक्टर का। ओके, वो एक्टिवेट होगा और लास्ट में जाके एक फाइब्रिन प्रोटीन बनाएगा जो कि एक स्टेबल फाइब्रिन होता है और टेम्पोररी प्लग को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फाइनली क्या होगा, उनको धीरे धीरे सील कर देगा। फाइनली द क्लॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर हीलिंग इज डिसॉल्व्ड व्हेन एंजाइम कॉल्ड प्लाज्मा प्रोसेस कॉल्ड फाइब्रिनोलाइसिस। लास्ट में एंजाइम प्लाज्मा के थ्रू उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देगा। तो चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट की क्लासिफिकेशन दो मेजर बेसिस पे किया जाता है, बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन एंड बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि एंटीकोगुलेंट्स बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर यूज़ किए जाते हैं। इसके बेसिस पर एंटीकोगुलेंट क्लासिफाई किया जाता है कि इन वाइट्रो एंटीकोगुलेंट। इन वाइट्रो का मतलब है बॉडी के बाहर। दीज आर यूज्ड आउटसाइड द बॉडी मेनली इन ब्लड सैंपल कलेक्शन टू प्रिवेंट क्लॉटिंग इन टेस्ट ट्यूब। क्या होता है, बॉडी के बाहर एंटीकोगुलेंट यूज़ किया जाता है जब ब्लड टेस्टिंग के लिए ब्लड सैंपल कलेक्शन किया जाता है टेस्ट ट्यूब में। तो ईडीटी, साइट्रेट या फिर हेपरिन, इन तीनों में से एक इन वाइट्रो एंटीकोगुलेंट डाल दिया जाता है ताकि लिक्विड फेज में ही रहे ब्लड। इन वाइवो एंटीकोगुलेंट। इन वाइवो एंटीकोगुलेंट, वाइवो का मतलब है बॉडी के अंदर। दिस आर यूज्ड इनसाइड द बॉडी फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर। ये यूज़ किया जाता है बॉडी के अंदर और थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए या फिर प्रिवेंशन करने के लिए इन वाइवो एंटीकोगुलेंट यूज़ किया जाता है। इसका एग्जांपल है हेपरिन और वारफेरिन। बेस्ट ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब है एंटीकोगुलेंट बॉडी के अंदर किस वे में दिया जा रहे हैं, इसके बेसिस पर एंटीकोगुलेंट को क्लासीफाई किया। एक है पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट और एक है ओरल एंटीकोगुलेंट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट क्या है, हेपरिन। तो हेपरिन क्या करते हैं, डायरेक्टली क्लॉटिंग फैक्टर को इफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले क्लॉटिंग कैस्केड को देखते हैं क्योंकि वहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर एक के बाद एक एक्टिवेट होगा। तो ये ध्यान से देखना क्लॉटिंग कैस्केड को। क्लॉटिंग कैस्केड में जो क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होता है वह हमारे बॉडी में क्या होता है, 13 इम्पोर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर है। फैक्टर 1 है फाइब्रिनोजन और फैक्टर 2 है प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 है टिज़ोथ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियम आयंस, फैक्टर 5 लेवल फैक्टर, फैक्टर 7 स्टेबल फैक्टर, फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 9 क्रिस्टमस फैक्टर, फैक्टर 10 स्टुअर्ट ब्रोअर फैक्टर, फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड फैक्टर 12 हैचमैन फैक्टर, फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये 13 फैक्टर डायरेक्ट क्लॉटिंग कैस्केड के साथ इन्वॉल्व है। हमारे बॉडी के जब ब्लड वेसल में अगर चेंजेस आया तो क्या होगा, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे को ट्रिगर करेगा। सपोज़ क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे में देखो क्या होता है, अगर ब्लड वेसल के अंदर डैमेज हो गया, सपोज़ के कोलाजन एक्सपोजर हो गया, तो क्या होगा, इंट्रिंसिक पाथवे को ट्रिगर करेगा फैक्टर 12 को एक्टिवेट करने के लिए। फैक्टर 12 क्या है, हैचमैन फैक्टर है। फैक्टर 12 फिर क्या करेगा, फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा फैक्टर 12A की हेल्प से। फैक्टर 11 क्या है,
फैक्टर 11 है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर फैक्टर 11A की मदद से फैक्टर 9 एक्टिवेट हो जाएगा और फैक्टर 9 फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। अब देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक पाथवे को कौन ट्रिगर करता है। कि एक्सटर्नल ट्रॉमा की वजह से लाइक हमारी स्किन पे अगर डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे को ट्रिगर करेगा और फैक्टर 3 को एक्टिवेट करेगा। तो फैक्टर 3 क्लोटिंग फैक्टर में क्या देगा, फैक्टर 3 है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करेगा और फैक्टर 3 फैक्टर 7 को। ये दोनों पाथवे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर 10 में मिलेगा ये दोनों। और फैक्टर 10 प्रोथ्रोम्बिन क्या है, फैक्टर 2 है। प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में और थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन क्या है, फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइब्रिन क्या करेगा, स्टेबल क्रॉस लिंक्ड फैक्टर 13 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 13 क्या है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो एंड में क्लॉट बन जाएगा फाइनली। तो प्लेटलेट प्लग बन चुका है डैमेज साइड में। चलो अब देखते हैं कि पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट को। हाँ, और एक बात क्या है, अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन ईजी लैंग्वेज। तो पहले क्या करो, क्लोटिंग कैस्केड को अच्छे से समझ लो। क्लोटिंग कैस्केड में जो क्लोटिंग फैक्टर एक के बाद एक एक्टिवेट होता है इसको अच्छे से समझ लो बाद में, क्योंकि हेपरिन की मैकेनिज्म एक्शन समझ में आएगी जब क्लोटिंग कैस्केड अच्छे से समझ लोगे। तो चलो देखते हैं, फिर से ब्लैंक हो गया ना, तो पहले से देखते हैं। बेस्ड ऑन द साइट ऑफ एक्शन में क्या होगा, बेस्ड ऑन द साइट ऑफ एक्शन एंटीकोगुलेंट को क्लासीफाई किया जाता है। एक है इन वाइट्रो एंटीकोगुलेंट और एक है इन वाइवो एंटीकोगुलेंट। इन वाइट्रो का एग्जांपल है EDTA साइट्रेट हेपरिन। इन वाइवो एंटीकोगुलेंट का एग्जांपल है हेपरिन और ऑर्फरिन। बेस्ड ऑन द रोट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एंटीकोगुलेंट को क्लासीफाई किया जाता है पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट और एक ऑरल एंटीकोगुलेंट। पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट इनडायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है, जो कि क्लोटिंग कैस्केड में हमने देखा कि थ्रोम्बिन क्लोटिंग फैक्टर को। पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट आर ड्रग्स दैट एडमिनिस्टर थ्रू इंट्रावेनस और सबक्यूटेनस। पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट दिया जाता है इंट्रावेनस में या फिर सबक्यूटेनस में इंजेक्शन के थ्रू। डेट वर्क टू प्रिवेंट ट्रीट थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर, जो कि थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है और प्रिवेंट करने के लिए। कैसे थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर को ट्रीट करेगा, बाय इनहिबिटिंग स्पेसिफिक क्लोटिंग फैक्टर इन द ब्लड कोगुलेशन कैस्केड। जो क्लोटिंग फैक्टर में देखा कि 13 क्लोटिंग फैक्टर है, इनमें से स्पेसिफिक क्लोटिंग फैक्टर को इनहिबिट करेगा। थ्रोम्बोसिस, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि थ्रोम्बोसिस क्या है, क्लोट फॉर्मेशन मतलब ब्लड जमा हो जाता है ब्लड वेसल के अंदर। तो एम्बोलिज्म क्या है, एम्बोलिज्म क्या होता है, जो क्लॉट ब्लड वेसल के अंदर बन चुकी है वो क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करेगा जब तक ब्लड वेसल लॉजेस ना हो जाए। तो क्लॉट दैट ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम until it lodges a blood vessel। तो इसके लिए एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देती हूँ। सोचो कि एक क्लॉट रोड ट्रिप पे निकलता है और ब्लड स्ट्रीम के हाईवे में मस्त घूम रहा है, तो घूमते घूमते अचानक फंस जाता है, जैसे कि कार ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। बस वही एम्बोलिज्म और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, ब्लड की क्लॉट ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करेगा, जब सामने नैरो ब्लड वेसल मिलेगा तो क्या होगा, नैरो ब्लड वेसल से इतना सारा ब्लड क्लॉट जा नहीं पाएगा और ब्लॉकेज कर देगा ब्लड वेसल को। तो ब्लड की फ्लो कम हो सकेगा, ब्लड वेसल के अंदर से क्या होगा, ब्लड इतना फ्लो नहीं हो पाएगा।
अब के लिए इतना ही समझ लो कि थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर में क्या होता है, ब्लड वेसल में बहुत सारा ब्लड क्लॉट ब्लॉकेज कर देता है ब्लड वेसल, वो भी नैरो ब्लड वेसल को। मोस्ट कॉमनली यूज पेरेंटल एंटीकोगुलेंट क्या है, हेपरिन, अनफ्रैक्शनड हेपरिन। जो हेपरिन डिवाइड नहीं होता है, एक झुंड में रहता है। तो अनफ्रैक्शनड हेपरिन क्या करता है, इनहिबिट करेगा बोथ थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A इक्वली, दोनों को इक्वली करेगा, थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10A को। लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, अनफ्रैक्शन हेपरिन का वेट ज़्यादा होता है, लेकिन लो मोलिकुलर वेट हेपरिन का वेट इतना नहीं होता है। तो मेनली इनहिबिट करेगा फैक्टर 10A को, लेकिन थ्रोम्बिन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हेपरिन क्या है, हेपरिन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, बहुत सारा प्रोटीन मिलकर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाते हैं, फाउंड इन द लिवर सेल एंड मास्ट सेल, जो कि लिवर सेल और मास्ट सेल में मिलता है। इट इज़ कॉम्प्राइज्ड ऑफ मेनी चेन ऑफ वेरिंग, ये हेपरिन बहुत सारा चेन मिलके बनाता है, जो कि सब चेन का मोलिकुलर वेट अलग अलग होता है। इट इज़ ब्रोकन डाउन बाय डाइजेस्टिव एंजाइम एंड गिवन बाय AB और SC। डाइजेस्टिव एंजाइम इस हेपरिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसलिए हेपरिन को इंट्रावेनस या फिर सबक्यूटेनस से दिया जाता है। इंट्रावेनस मतलब ब्रेन से दिया जाता है, और स्किन के नीचे से, सबक्यूटेनस का मतलब है स्किन के नीचे से इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। हेपरिन इज यूटिलाइज्ड फॉर रैपिड एंड शॉर्ट लिव्ड एक्शन। हेपरिन बहुत रैपिडली काम करता है, मतलब बहुत फास्टली काम करता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, क्योंकि इसको IB और SC के थ्रू दिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम पे। तो ओरल एंटीकोगुलेंट क्या है, वारफेरिन, आर सूटेबल फॉर मेंटेनेंस थेरेपी। पेशेंट की कंडीशन मेंटेनेंस रखने के लिए ओरल एंटीकोगुलेंट दिया जाता है, एग्जांपल वारफेरिन। कॉमनली हेपरिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्स लंग एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। कॉमनली हेपरिन नेचुरल सोर्स से लिया जाता है, ऑक्स लंग मतलब बेल की फेफड़ों से लिया जाता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो इंटेस्टाइनल के अंदर के लेयर होते हैं उससे लिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपरिन, तो हेपरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने के लिए चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्लोटिंग फैक्टर को। 13 जो इम्पोर्टेंट बॉडी के क्लोटिंग फैक्टर हैं। क्लोटिंग कैस्केड में क्या होता है, इन 13 क्लोटिंग फैक्टर इफेक्ट करेगा इन क्लोटिंग कैस्केड को, जो कि इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये दो पाथवे ट्रिगर करता है अगर ब्लड वेसल में कुछ चेंजेस आया तो यहाँ पर देख सकते हो कि पहले क्या होगा, इंट्रिंसिक पाथवे में हैचमैन फैक्टर एक्टिवेट होगा, फैक्टर 12, फिर फैक्टर 11, फिर फैक्टर 9, फिर फैक्टर 10। एक्सट्रिंसिक पाथवे से भी एंड में फैक्टर 10 में ही मिलेगा। पहले फैक्टर 3 को एक्टिवेट करेगा एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू, फिर फैक्टर 7 को, फिर क्या होगा फैक्टर 10 में। तो फैक्टर 10 क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और थ्रोम्बिन क्या काम करेगा, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन जो फैक्टर 1 है। फिर स्टेबलाइज क्रॉस लिंक्ड फैक्टर 13, जो कि फाइब्रिन स्टेबल क्लॉट बनाता है। तो लास्ट में प्लेटलेट प्लाग बनाएगा। देन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेपरिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ भी चुके हैं एग्जाम में। तो स्टेप 1 में क्या होगा, हेपरिन पहले बाइंड होगा एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ। हेपरिन क्या है, कॉन्टेन स्पेसिफिक पेंटासैकेराइड सीक्वेंस। हेपरिन में 5 सैकेराइड के सीक्वेंस होते हैं और बाइंड होता है एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ, जो कि एक नेचुरल प्लाज्मा प्रोटीन है। डेट इनहिबिट क्लोटिंग फैक्टर को इनहिबिट करेगा और बाइंडिंग चेंजेस द एंटी थ्रोम्बिन 3। जब हेपरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड होगा तो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर चेंजेस हो जाएगा, कॉन्फर्मेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज होगा। द एक्टिवेशन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3। स्टेप 2 में क्या होगा,
एंटीथ्रोम्बिन 3 एक्टिवेट होगा, मतलब कॉन्फर्मेशनल चेंज जो हुआ है वो ग्रेटली एक्सीलरेट करेगा एक्टिविटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3। एंटीथ्रोम्बिन 3 का एक्टिविटी 1000 टाइम्स फास्टर हो जाएगा। एंटीथ्रोम्बिन 3 कैन नाउ मोर इफेक्टिवली इनएक्टिवेट क्लॉटिंग एंजाइम। एंटीथ्रोम्बिन 3 अब अच्छे से इनएक्टिवेट कर पाएगा क्लॉटिंग एंजाइम को। तो स्टेप 3 में क्या होगा, एंटीथ्रोम्बिन 3 कॉम्प्लेक्स इनएक्टिवेट और द इनहिबिशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर लाइक थ्रोम्बिन फैक्टर 2A, फैक्टर 10A, फैक्टर 9A, फैक्टर 11A एंड फैक्टर 12A। एंटीथ्रोम्बिन 3 कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा और द इनहिबिशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर लाइक थ्रोम्बिन, और एंटीथ्रोम्बिन 3 इनहिबिट करेगा थ्रोम्बिन को, फैक्टर 2A को, फैक्टर 10A, फैक्टर 9A, फैक्टर 11। यहाँ पे देख सकते हो क्लॉटिंग कैस्केड में कौन कौन से फैक्टर को इनहिबिट करेगा। क्लॉटिंग फैक्टर फैक्टर 10, फैक्टर 9, फैक्टर 11, फैक्टर 12 इनको इनहिबिट करेगा। तो इनहिबिट करेगा अनफ्रैक्शन हेपरिन इनहिबिट्स। अनफ्रैक्शन हेपरिन इन चारों में से किसको इनहिबिट करेगा, थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A को इक्वली इनहिबिट करेगा और अनफ्रैक्शन हेपरिन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन मेनली इनहिबिट्स फैक्टर 10A। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मेनली इनहिबिट करते हैं फैक्टर 10A को, लेकिन थ्रोम्बिन पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते। फैक्टर 10A को मेनली इनहिबिट करेगा। तो स्टेप 4 में क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ फाइब्रिन फॉर्मेशन। फाइब्रिन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा स्टेप 4 में बाय इनहिबिटिंग। कैसे प्रिवेंट होगा, बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन हेपरिन प्रिवेंट्स द कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन व्हिच इज एसेंशियल फॉर क्लॉट फॉर्मेशन। पहले क्या करेगा, फाइब्रिन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए पहले इनहिबिट करेगा थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेगा। अगर थ्रोम्बिन, यहाँ पर देखो कि अगर थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। फाइब्रिन क्या करते हैं कि एक स्टेबल क्लॉट बनने के लिए नेसेसरी होते हैं फाइब्रिन। तो थ्रोम्बिन को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो एंड में फाइब्रिन नहीं बनेगा, तो ऐसे प्रिवेंट करता है। तो स्टॉप क्लॉट ग्रोथ एंड प्रिवेंट न्यू क्लॉट्स फ्रॉम फॉर्मिंग। जो क्लॉट ऑलरेडी बन चुका है उसको स्टॉप करेगा और जो न्यू क्लॉट बनने वाला है उसको प्रिवेंट करेगा। तो इतना ही। अब तो पाजल हो गया ना, तो इसको और अच्छे से देखते हैं। तो स्टेप 1 में पहले क्या होगा, स्टेप 1 में हेपरिन पहले बाइंड होगा एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ। एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ जैसे ही बाइंड होगा तो उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और स्टेप 2 में क्या होगा, अगर स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद क्या होगा, एंटीथ्रोम्बिन 3 का एक्टिविटी 1000 टाइम्स फास्टर हो जाएगा। 1000 टाइम्स फास्टर हो जाएगा। अब एंटीथ्रोम्बिन 3 बहुत अच्छे से क्या कर पाएगा, क्योंकि इसका काम 1000 टाइम फास्टर हो गया, तो क्लॉटिंग एंजाइम को इनएक्टिवेट करेगा। एंटीथ्रोम्बिन 3 क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करेगा और इनहिबिशन करेगा थ्रोम्बिन को मेनली इनहिबिट करेगा फैक्टर 2A, जो कि फैक्टर 2A है, फैक्टर 10A, फैक्टर 9A, फैक्टर 11A और फैक्टर 12A। इन चारों में से अनफ्रैक्शन हेपरिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A को इनहिबिट करेगा। और लो मोलिकुलर वेट हेपरिन क्या करेगा, ओनली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेगा। थ्रोम्बिन को लेस इफेक्ट करेगा, लेकिन फैक्टर 10A को इनहिबिट करेगा। तो स्टेप 4 में क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ फाइब्रिन फॉर्मेशन। तो फाइब्रिन फॉर्मेशन नहीं होता है, फाइब्रिन फॉर्मेशन बनने से रोकता है। कैसे रोकता है, अगर थ्रोम्बिन
नहीं बनेगा तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फाइब्रिन नहीं बनेगा तो एक स्टेबल क्लॉट भी नहीं बना पाएगा। तो ऐसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए देन कमेंट मी, आई विल शेयर द लिंक।